हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नसीर क्लासेज। आपका नसीर क्लासेज में सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आज उत्सर्जन तंत्र के बारे में। जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, आज हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर हम हमारे शरीर के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको हमारे शरीर के अंदर बाहर कैसे निकालते हैं, बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, या मूत्र निर्माण की क्या क्रिया विधि है, उन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करने से पहले हम इन चार के बारे में, ब्रक, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन चार के बारे में हमें मालूम होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों ब्रक को। किसको लेते हैं? ब्रक को। ठीक है, तो पहली बात करते हैं कि जो ब्रक होता है, ब्रक, ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों राइट रीनल हो गया, ये लेफ्ट रीनल हो गया, ये दोस्तों दायां ब्रक हो गया, ये दोस्तों बायां ब्रक हो गया। ठीक है, ब्रक होते हैं, ब्रक उत्पत्ति में होते हैं दोस्तों मेसोडर्मल, जो कि T12 से L50 के समीप उदरभा में स्थित होते हैं, और इनकी स्थिति होती है वो रेट्री पेरिटोनियल होती है, अर्थात पेरिटोनियल सतह केवल अधर सतह पर उपस्थित होती है, और जो कि 11वीं और 12वीं जोड़ी जो प्लावी पसलियां हैं इनकी सुरक्षा का काम करती हैं, और इनका भार होता है एक वयस्क मनुष्य के अंदर लगभग 120 से 170 ग्राम इनका भार होता है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक 11वीं और 12वीं प्लावी जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो इनकी सुरक्षा का कार्य करती है। वयस्कों में इनका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है, जबकि इनकी स्थिति रेट्री पेरिटोनियल होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्रक के बारे में। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो बायां ब्रक होता है वो दाहिने ब्रक की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा स्थित होता है, थोड़ा ऊपर स्थित होता है। क्यों? क्योंकि दाहिनी तरफ जो दाहिना ब्रक होता है उसकी तरफ क्या उपस्थित होता है दोस्तों? यकृत उपस्थित होता है। दाहिने ब्रक की तरफ दोस्तों यकृत उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ब्रक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ब्रक में मेनली रूप से 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तरों की भित्ति पाई जाती है। सबसे आउटर स्तर दोस्तों रीनल फेसिया होता है, उसके बाद में एडिपोज कैप्सूल होता है, और उसके बाद में रीनल कैप्सूल होता है। ठीक है, रीनल फेसिया, एडिपोज कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो उत्तक पाए जाते हैं उनके अंदर एक होता है आउटर कॉर्टेक्स, एक हो गया दोस्तों जो आउटर कॉर्टेक्स, और एक होता है दोस्तों इनर मेडुला। ये होता है आउटर कॉर्टेक्स और ये हो गया दोस्तों इनर मेडुला। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेडुला का वह भाग जो कि कॉर्टेक्स के अंदर दसा रहता है उसको पिरामिड कहते हैं, जबकि कॉर्टेक्स का वह भाग जो कि मेडुलरी पिरामिड के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। मेडुला का वह भाग जो कि कॉर्टेक्स के अंदर दसा रहता है, तो मेडुला का दोस्तों बात करते हैं, जैसे देखो ये मेडुला का ये भाग हो गया, ये मेडुला का वह भाग ये कॉर्टेक्स के अंदर दसा हुआ है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पिरामिड कहते हैं। जबकि कॉर्टेक्स का वह भाग, ये कॉर्टेक्स हो गया, यह भाग जो कि इन मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में स्थित होता है उसको बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मेडुला होता है, या बात करते हैं जो पिरामिड होता है, पिरामिड का जो आउटर भाग तो फैला हुआ होता है, लेकिन जो इनर भाग होता है वो क्या होता है दोस्तों? इसको हाइलम कहते हैं। लगभग सकरा होता है, ये सकरा भाग होता है, इसको हाइलम कहते हैं। जो हाइलम होता है इसमें क्या होता है, जैसे रुधिर वाहिनियां हो गई, तंत्रिकाएं हो गई, या यूरेटर ब्रक में इसी से प्रविष्ट होती हैं और इसी से दोस्तों बाहर आती हैं, हाइलम को ब्रक। तो हाइलम भी अपने जो ब्रक है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो इसका सकरा भाग होता है इसका बात करते हैं, और जो हाइलम होता है इसका इंपॉर्टेंट हमने जो इंपॉर्टेंस है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं, मेडुलरी पिरामिड का जो ये भाग, ये वाला पार्ट होता है, जो मेडुलरी पिरामिड का ये वाला पार्ट होता है, उसके यहाँ पर क्या होता है? रीनल पेपिला होता है। जो मूत्र निर्माण होता है वो रीनल पेपिला से दोस्तों फिर माइनर कैलिक्स के अंदर जाता है मूत्र, फिर मेजर कैलिक्स के अंदर जाता है, मेजर कैलिक्स से दोस्तों रीनल पेल्विस के अंदर जाता है। अब रीनल पेल्विस से दोस्तों फिर मूत्र आता है यूरेटर के अंदर, फिर यूरेटर से दोस्तों मूत्र जाता है मूत्राशय के अंदर, अब मूत्राशय से जाता है मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग के द्वारा हम मूत्र को बाहर निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या ये प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस है? नहीं, इस मूत्र निर्माण की प्रोसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यह इजी नहीं, लेकिन बहुत ही इजीली जो कि परासरणी सांद्रता होती है उस पर ऑस्मोटिक जो मिलीमोल पर में ओपन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कैसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरेटर, यूरेटर के बारे में बात करते हैं। यूरेटर जो कि ये होता है, ठीक है, यूरेटर का काम क्या होता है? तो यूरेटर का काम क्या होता है? यूरेटर होता है जो मूत्र को रीनल पेल्विस से मूत्राशय में लेके आता है। यूरेटर होता है वो मूत्र को रीनल पेल्विस से मूत्राशय में लेके आता है, यूरेटर। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं ब्लैडर के बारे में, मूत्राशय के बारे में। तो मूत्राशय होता है, मूत्राशय क्या करता है? मूत्र का अस्थायी संग्रहण करता है। यूरेटर होता है, जो ब्लैडर होता है वो मूत्र का क्या करता है? अस्थायी संग्रहण करता है, मूत्र का अस्थायी संग्रहण करता है।
मूत्र का स्थायीकरण करता है मूत्राशय, ठीक है। जब यहाँ पर लगभग 220 ml, जब यहाँ पर लगभग 200 ml के लगभग मूत्र एकत्रित हो जाता है तो हमें मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमारे जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय में क्या होता है, 2 प्रकार की अवरोधी पाई जाती हैं। एक होता है जो बाहरी अवरोधी होती है वो ऐच्छिक अवरोधी होती है, जबकि जो भीतरी अवरोधी होती है वो अनैच्छिक होती है, ठीक है। तो जो मूत्राशय के अंदर जो अवरोधी पाई जाती है, 2 प्रकार की अवरोधी होती है। तो बाहरी अवरोधी है जैसे हमें ऐच्छिक होती है, जब हमें मूत्र त्याग की इच्छा होती है तो हमें अनैच्छिक नहीं होगी, वो ऐच्छिक होती है, जब हम चाहें तब मूत्र त्याग करते हैं। हालांकि जब प्रेशर बढ़ जाता है तो हमें मूत्र त्याग करना ही पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन अब बात करते हैं, और इस मूत्राशय के अंदर एक ट्राइगोन गुहा भी पाई जाती है। अब मूत्राशय से फिर मूत्र जाता है किसके अंदर, मूत्र मार्ग के अंदर। अब मूत्र मार्ग के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है नर मूत्र मार्ग, एक होता है मादा मूत्र मार्ग, अर्थात मेल और फीमेल दोनों जो मूत्र मार्ग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ये यूरेथ्रा होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो एक होता है कौन सा, नर मूत्र मार्ग या मेल यूरिथ्रा, ठीक है। मेल यूरिथ्रा होता है वो मूत्र और जनन, मूत्र जनन मार्ग दोनों का कार्य करता है, अर्थात इसमें मूत्र के साथ साथ में युग्मकों का भी परिवहन होता है। मूत्र के साथ साथ जो युग्मक होते हैं उनका भी परिवहन होता है, ठीक है। नर मूत्र मार्ग में जो होता है वो मूत्र जनन मार्ग का कार्य करता है, इसमें मूत्र के साथ साथ में युग्मकों का भी परिवहन होता है, और इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ठीक है। इस जो नर मूत्र मार्ग होता है, जो मेल यूरिथ्रा होता है, उसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल मूत्र मार्ग की। तो फीमेल मूत्र मार्ग होता है वो केवल मूत्र का परिवहन करता है, इसके साथ में जो युग्मक होते हैं उनका परिवहन नहीं होता है, और इसकी लंबाई लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो मूत्र का नर और मेल और फीमेल इन दोनों के जो यूरिथ्रा है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ब्रेक है उसके बारे में हमने पढ़ा है, समझ में आया होगा, और बाकी आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, हम जो नेफ्रॉन्स हैं, जो कि ब्रेक है, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उनके बारे में पढ़ेंगे, और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।